सुप्रीम कोर्ट की मनमानियों को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं और लगता है कि ये फिलहाल जारी रहेगा। वजह सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले हैं जो समय के हिसाब से बदलते रहे हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो मणिपुर हिंसा मामले में स्वतः संज्ञान लेता है और जब बंगाल हिंसा की बात होती है तो कोर्ट ये कहता है कि आजकल हमारी निंदा की जा रही है। ये टिप्पणी उस जज की है जिन्हें अगले महीने चीफ जस्टिस बनना है। वकील विष्णु शंकर जैन के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई ने यही टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के पीछे की मंशा को आसानी से समझा जा सकता है। उसका दूसरा बड़ा मामला संविधान की प्रस्तावना है जिसे आपातकाल के दौरान विपक्ष की अनुपस्थिति में इंदिरा गांधी ने चुपके से जोड़ा था। गोरखनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं और केशवानंद भारती मामले में उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। एक साथ दो विरोधाभासी फैसले संविधान की व्याख्या करने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए। मतलब साफ है, जज की कुर्सी पर जो जब बैठता है वो अपनी मर्जी से संविधान की व्याख्या करता है। यही वजह है कि एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद ही सुप्रीम है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में टिप्पणी की। धनखड़ ने कहा कि संसद सुप्रीम है और निर्वाचित प्रतिनिधि ही संविधान के अल्टीमेटम मास्टर हैं। उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि एक प्रधानमंत्री जिन्होंने आपातकाल लगाया उन्हें 1977 में जवाबदेह ठहराया गया, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संविधान लोगों के लिए है और ये इसे सुरक्षित रखने का भंडार है। चुने हुए प्रतिनिधि वे अंतिम मालिक हैं कि संविधान में क्या होगा। संविधान में संसद से ऊपर किसी भी अथॉरिटी की कल्पना नहीं की गई है। संसद सर्वोच्च है। मैं आपको बता दूं, ये देश के प्रत्येक व्यक्ति के बराबर ही सर्वोच्च है। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के दो विरोधाभासी बयानों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमारी चुप्पी बहुत खतरनाक हो सकती है। विचारवान लोगों को हमारी विरासत को संरक्षित करने में योगदान देना होगा। हम किसी को संस्थानों को कमजोर करने या लोगों को बदनाम करने की अनुमति नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमें अपनी भारतीयता पर गर्व करना चाहिए। हमारा लोकतंत्र रुकावटों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना, हमें इन ताकतों को कमजोर करना होगा। पहले सलाह देकर और अगर जरूरी हो तो कड़वी गोली भी देनी होगी। निशिकांत दुबे ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे। निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। कोर्ट ने कहा कि इस सचिव को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल और सोनिया गांधी पर ठीक उसी अंदाज में हमला किया जिस अंदाज में प्रियंका गांधी ने कभी किया था। संसद में कुछ महीने पहले प्रियंका गांधी एक बैग लेकर पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन लिखा था। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होने वाले JPC की बैठक में जब बांसुरी स्वराज पहुंची तो उनके हाथों में एक बैग था जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा था। मतलब कि बिन कुछ बोले बांसुरी स्वराज ने नेशनल हेराल्ड मामले को हवा दे दी, जिस मामले में हाल ही में ED ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और उसमें सोनिया और राहुल गांधी दोनों का नाम है। अमेरिका और इंग्लैंड में राहुल गांधी के प्रवचनों का इंतजाम करने वाले सैम पित्रोदा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड ने हड़प ली। उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज का नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा बैग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये सीधे तरीके से एक राजनीतिक संदेश था क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसीज ED के द्वारा चार्जशीट दायर किए जाने के बाद से ही देश का राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। ED की चार्जशीट में कांग्रेस की सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, सैम पित्रोदा सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बांसुरी स्वराज के द्वारा इस बैग को अपने साथ ले जाने की वजह से सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है। इस दौरान बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यानी मीडिया में घुस गया। उन्होंने कहा कि ED की चार्जशीट कांग्रेस के कामकाज और उसकी विचारधारा के बारे में बताती है, जहां सार्वजनिक सेवा के लिए बनी संस्थाओं को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांसुरी स्वराज ने कहा
कि ये बेहद गंभीर मामला है और कांग्रेस पार्टी और इसका शीर्ष नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक हो रही है। इस दौरान कई जाने माने कानून विशेषज्ञों से बातचीत की जाएगी। बैठक पहले सेशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी, वहीं दूसरा सेशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस SN झा के साथ होगा। तीसरे सेशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर न्यायमूर्ति जस्टिस BS चौहान शामिल होंगे। अंतिम सेशन राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होना है। पिछले साल दिसंबर में प्रियंका गांधी का बैग चर्चा में रहा था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका गांधी फलस्तीन के समर्थन से जुड़े स्लोगन वाला बैग लेकर संसद परिसर में पहुंची थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों से बौखलाया सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिए बेचैन है, लेकिन अब तक देश के अटॉर्नी जनरल ने इस बात की इजाजत नहीं दी। अटॉर्नी जनरल की इजाजत मिलने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिस्ट करने की इजाजत दे दी है। अब ये देखना होगा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ बिना इजाजत के कोई भी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कर पाता है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। निशिकांत दुबे के तीखे बयानों के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की बेचैनी का बड़ा कारण इसलिए सोशल मीडिया भी। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि सोशल मीडिया में कोर्ट और CGI खन्ना की आलोचना हो, इसलिए अगले हफ्ते कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। मतलब साफ है कि कोर्ट सोशल मीडिया से सभी विरोधी कंटेंट हटाने का आदेश दे सकता है। निशिकांत दुबे के खिलाफ वकीलों ने अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को लेटर भी लिखे गए। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने मामले को अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिया है। लाइव लॉ के अनुसार वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। एक सांसद ने कहा कि भारत में गृह युद्ध के लिए CGI खन्ना जिम्मेदार हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जाने लगी। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप जो फाइल करना चाहते हैं फाइल करें। वकीलों ने फिर कहा, मैंने फाइल कर दिया है, मैं डायरी नंबर दे सकता हूं। फिर वकील ने कहा कि निशिकांत दुबे का भाषण वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कई विवादित बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बोर्ड को लेकर कहा कि ये शरिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। AG और SG को लेटर दिए गए, लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। कृपया सोशल मीडिया को वीडियो हटाने का निर्देश दे, इससे कोर्ट को नुकसान हो रहा है। सरकार एक्शन नहीं ले रही है। यह पुराने समय के मामलों से अलग है। वीडियो पूरे देश में वायरल है। इस पर जज ने कहा इसे अगले हफ्ते के लिए रखें। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने CGI के खिलाफ निशिकांत दुबे के बयान से अवगत कराए जाने के बाद शीर्ष अदालत की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने की अपील की। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल तिवारी ने वक्फ कानूनों में संशोधन के बाद पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के जिले में हिंसा के दौरान नफरत भरे भाषणों को लेकर दायर अपनी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। तिवारी निशिकांत दुबे के बयानों का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो सांसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। बेंच ने तिवारी से कहा कि हमें आरोपों में भी संस्था की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका में दिए गए कथन भी सम्मानजनक होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस और कपिल सिब्बल दोनों का चरित्र एक जैसा रहा। दोनों का यही पैटर्न रहा कि वे अक्सर तब न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं जब फैसला उनके हितों के खिलाफ हो जाता है। ऐसी चुनिंदा आलोचना न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कम करती बल्कि लोकतांत्रिक चर्चा के लिए भी चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करती है। वक्फ कानून और तमिलनाडु के मामले को लेकर कपिल सिब्बल अचानक सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता बन बैठे हैं, लेकिन 6 अगस्त 2022 का कपिल सिब्बल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट नाम की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा था कि अदालत में जज बिठाए जाते हैं और उनकी व्यवस्था गलत है। चीफ जस्टिस तय करता है कि कौन सा केस किसे मिलेगा। ईडी और उसे मिली शक्तियों को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा था कि कानून कहता है कि जिसे गिरफ्तार किया गया वही सबूत देगा। मैं बेगुनाह हूं। ऐसे मनमाने कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया तो आप उससे कैसी उम्मीद रखेंगे। अब जब जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए तो वही कपिल सिब्बल रूप बदल कर उससे बचाव करने उतर गए। जगदीप धनखड़ ने भी फिर से सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सांसद वाली बहस में बयान दिया तो कपिल सिब्बल का भी तुरंत जवाब आ गया।
उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र में संसद ही सुप्रीम है और उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं। उन्होंने कहा था कि संविधान कैसा होना चाहिए ये तय करने का अधिकार सिर्फ सांसदों का है, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब इस सुप्रीम पावर वाली बहस पर कपिल सिब्बल ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि न ही संसद और न ही कार्यपालिका सुप्रीम है, संविधान ही सुप्रीम है। संविधान के प्रावधानों की ही सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। यही कानून है जो अब तक देश ने समझा। इस बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के कुछ जजेस का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि जस्टिस दीपक मिश्रा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बिना ठोस सबूतों के उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया। जस्टिस रंजन गोगोई अयोध्या मामले में फैसले समेत कई ऐतिहासिक फैसलों के बाद कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। जस्टिस एस अब्दुल नजीर रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए जाने पर कांग्रेस ने उनकी आलोचना की, जिसमें आरोप लगाया गया कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा है, जबकि अतीत में भी इसी तरह की नियुक्तियां हुई हैं। उन्होंने कहा, ये पैटर्न दर्शाता है कि कांग्रेस अक्सर तब न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है जब फैसले उनके राजनीतिक हितों के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी चुनिंदा आलोचना न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कम करती है, बल्कि लोकतांत्रिक चर्चा के लिए भी चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करती है। सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है कि वे न्यायिक फैसलों के प्रति एकरूपता और ईमानदारी बरतें। न्यायपालिका का सम्मान फैसलों के अनुकूल होने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चुनिंदा प्रशंसा से जनता का भरोसा और लोकतंत्र के मूल सिद्धांत कमजोर होते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के बीच सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर तीखी बहस छिड़ गई। जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के सुपर संसद की भूमिका निभाने से बचने की चेतावनी दी थी, जबकि सिब्बल उनके बयानों को असंवैधानिक बताते हुए पलटवार करते हैं। यह नया विवाद संवैधानिक सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की व्याख्याओं को लेकर बढ़ती तकरार की ओर इशारा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ईडी के हाथ एक ऐसा पेन ड्राइव लगा है जिसमें रिश्वत का माल किसके हाथ में गया इस बात के सबूत हैं। पेन ड्राइव में कोड है, इस कोड का राज खोलने वाला भी ईडी के पास है। मतलब केजरीवाल अब जेल की सलाखों से ज्यादा दूर नहीं। असल में मामला दिल्ली जल बोर्ड का है, जिसमें केजरीवाल के शासनकाल में जमकर घोटाला हुआ, रिश्वत वसूली की गई, जो अब केजरीवाल के गले की फांस बनने जा रहा है। असल में आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया गया। इस आरोप की ईडी जांच कर रही है। ईडी अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में यह जांच कर रही है कि 2 करोड़ रुपए की राशि किन लोगों तक पहुंची। साथ ही जांच एजेंसीज ये भी पता कर रही हैं कि जो 3 करोड़ रुपए की रिश्वत डीजेबी के तत्कालीन चीफ इंजीनियर को मिली थी, उसका असली फायदा किसे हुआ। आरोप है कि आम आदमी पार्टी तक ये रकम पहुंची और उसने चुनाव में इससे फंडिंग की। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के कथित घोटाला मामले में फरवरी 2024 में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता और दिल्ली जल बोर्ड के कई लोगों पर छापे मारे थे। ईडी अब कथित भ्रष्टाचार के तहत मिली रकम में 2 करोड़ 1 लाख रुपए की जांच में जुटी हुई है। आरोप है कि पैसा दिल्ली जल बोर्ड के तमाम अफसरों, आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग लोगों को दिया गया। इस मामले में एक आरोपी तजिंदर पाल सिंह है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तजिंदर सिंह दिसंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले अगस्त 2024 में सेशंस कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने की तेजिंदर पाल सिंह की अर्जी को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह की ओर से ईडी को दी गई पेन ड्राइव का उल्लेख करते हुए उनको सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पेन ड्राइव में कुछ कोड हैं और इन कोड को तजिंदर पाल सिंह ही समझ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी इस पेन ड्राइव के जरिए दिल्ली जल बोर्ड के मनी ट्रेल को हासिल कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह को वायदा माफ सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी देते हुए कहा था, आरोपी से जो सबूत मांगे गए उसकी क्वालिटी और संख्या को ध्यान में रखते हुए सेशन कोर्ट का ये कहना सही नहीं था कि अभियोजन एजेंसी की संतुष्टि में दखल दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि ईडी तजिंदर पाल सिंह को गवाह के तौर पर पेश करना चाहती है, साथ ही उनको माफ करने पर भी राजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और फिर निशिकांत दुबे के तीखे सवालों से सुप्रीम कोर्ट को कितना फर्क पड़ा या नहीं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की नीति और नीयत पर सवाल उठे उससे साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट को फिर से अपने फैसलों को लेकर विचार करना होगा। क्योंकि जब राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानव्यापी का मुद्दा उठा तो कोर्ट ने कहा पेपर दिखाओ, और जब मुगल कालीन मस्जिदों की बात आई तब दस्तावेज नहीं मांगे। तब कोर्ट ने खुद कह दिया कि इतने साल पुराने पेपर कहां से आएंगे।
मुगल काल की मस्जिदों के पास पेपर नहीं तो उससे सैकड़ों हजारों साल पहले बने मंदिरों के पास पेपर कहां से होंगे। निशिकांत दुबे ने ऐसे ही तीखे सवाल उठाए जिन्हें महज अवमानना का नाम देकर सुप्रीम कोर्ट बच नहीं सकता। यही वजह है कि बंगाल के एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं और उनसे राष्ट्रपति के दखल का आदेश देने के लिए कहा जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उन्होंने ये टिप्पणी की। कोर्ट से इलाके में तत्काल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की गई है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए मामला लगा है, मैं कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट केंद्र को फोर्स तैनात करने का आदेश दे। जस्टिस बी आर गवई ने उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को दखल देने का आदेश दें। हम पर पहले ही कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप लग रहा है। बंगाल में हिंसा से जुड़ी याचिका काफी समय से लंबित है और ये याचिका पहले से ही लिस्टेड है। विष्णु शंकर जैन ने उस याचिका में नया आवेदन दाखिल किया है और उसमें हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। उन्होंने नए आवेदन की जानकारी कोर्ट को दी है। अब कल वाली सुनवाई में वो नए आवेदन को भी कोर्ट में रखेंगे। जस्टिस गवई ने उन आरोपों का जिक्र किया जो तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर लग रहे हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस आर महादेवन की बेंच अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबा समय तक लटका कर नहीं रख सकते। मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के पास बिल भेजने का फैसला डेडलाइन के अंदर लेना होगा। अगर बिल वापस भेजा जाता है तो वो विधानसभा के पुराने स्वरूप में आ सकता है, तो राज्यपाल के पास उनको मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोर्ट के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं रहा जहां जज, लॉ मेकर, कार्यपालिका या फिर सुपर संसद के रूप में काम करें। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि अगर सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट लेगा तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानवापी का मुद्दा उठा तो कोर्ट ने कहा कि पेपर दिखाओ, और जब मुगलकालीन मस्जिदों की बात आई तो दस्तावेज नहीं मांगे। तब तो आपने कह दिया कि इतने साल पुराने पेपर कहां से आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी जब भी जॉर्ज सोरोस के मोहल्ले यानी अमेरिका जाते हैं, उनके मुंह से देश के लिए अंगारे बरसने लगते हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के छात्रों को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हुए चुनावों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी के लिए बेहद बुरी खबर यूपी से आई, जहां राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 10 दिन में अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधा पूछा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं। केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। मामला S विघ्नेश शिशिर की ओर से दायर जनहित याचिका पर आधारित है। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा था। इस पर 21 अप्रैल सुनवाई की तारीख तय हुई थी। 19 दिसंबर 2024 को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। होम मिनिस्ट्री ने हाई कोर्ट में बताया था कि उन्होंने यूके सरकार को लेटर लिखा है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि समय दिया जाए, पूरे मामले में क्या जांच हो रही है, इसकी पूरी रिपोर्ट 8 सप्ताह में हम तैयार करके पेश करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने समय दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 10 दिन के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता पर साफ रिपोर्ट पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने इसे अधूरा बताया और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है। इसी आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता को भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द तथ्यों के साथ जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठने से उनकी संसद सदस्यता पर असर पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये एक राजनीतिक साजिश है। कांग्रेस ने कहा कि ये विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है।